ये भैया इस पेज, ये जो मेरे को दिख रहा है पेज, मतलब इसमें बिल्कुल 149 के शुरू से करेंगे शुरू भैया। हाँ, ये मत्सर के बाद से, मत्सर तक की बात कल हो गई थी, तो यहाँ से शुरू करेंगे, मन में आवेश से लेके। ठीक है ठीक है, भैया। तो एक दो तीन चार पांच अनुभूतियां जो है ना वो एक फ्लो में है, इनको आप कवर कर लें भैया, फिर आगे देखेंगे। शुरू करें भैया? बिल्कुल बिल्कुल महेश भाई। जी। मन में आवेश, वृत्ति में हट, चित्त में भ्रम तथा बुद्धि में आत्मा से विमुखता, अहंकार ही शरीर मूलक प्रवृत्तियां हैं। और मन में मित्र, आशा, वृत्ति में विचार, चित्त में इच्छा और बुद्धि में रितंबरा, आत्मा में अनुभव, प्रमाण, परावर्तन क्रिया है। मन एवं वृत्ति के मध्य में भ्रमित मनः कृत कृत वातावरण के दबाव से दुख तथा इसके विपरीत वृत्ति एवं मन के मध्य में वृत्ति सहज वातावरण के प्रभाव से सुख की उपलब्धि होती है। वृत्ति एवं चित्त के मध्य में वृत्तिकृत वातावरण के दबाव से अशांति तथा इसके विपरीत चित्त एवं वृत्ति के मध्य में चित्त सहज वातावरण के प्रभाव से शांति की उपलब्धि होती है। चित्त एवं बुद्धि के मध्य में चित्त कृत वातावरण से असंतोष तथा इसके विपरीत बुद्धि एवं चित्त में मध्य बुद्धि सहज वातावरण से संतोष की उपलब्धि होती है। बुद्धि एवं आत्मा के मध्य में आत्मा के मध्य में आत्मा ही वातावरण होना पाया जाता है, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है। यह वातावरण प्रभावपूर्ण रहता है तथा आत्म अभिमुख बुद्धि सह अस्तित्व में अनुभव सहज आनंद की अनुभूति रहना पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ है कि जागृत जीवन में मन और वृत्ति के योग से सुख, वृत्ति और चित्त के योग से शांति, चित्त व बुद्धि के योग से संतोष तथा बुद्धि और आत्मा के योग से आनंद की अनुभूति है। यही जागृति है। जागृत जीवन में आवर्तन क्रिया में आत्मसत्ता। यहाँ तक रुक जाते हैं भैया, इतना ही करते हैं पहले। जी। गुड, तो शुरू से एक बार अब ना, अब ये मतलब पांचों को एक फ्लो में पढ़ लिया, वन बाय वन हम, मतलब आप अपनी भाषा में भैया अपना इंटरप्रिटेशन साथ साथ रखें और डिस्कस कर लेंगे। जी भैया। मन में आवेश मतलब किसी चीज का क्रोध हो या फिर किसी चीज का अटकाव हो, और वृत्ति में अगर हट मतलब किसी चीज की जिद, चित्त में भ्रम, चित्त के अंदर अगर किसी चीज की शंका हो, तथा बुद्धि में आत्मा से विमुखता, मतलब अगर आत्मा से विमुखता कहने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज का हमारा अहंकार है तो शायद आत्मा से जो वो है तालमेल वो नहीं बैठ पाता। ये शरीर मूलक प्रवृत्तियां हैं, शरीर का संतुलन बनाने के लिए प्रवृत्तियां हैं। और मन में मित्र, आशा, वृत्ति में विचार, चित्त में इच्छा और बुद्धि में रितंभ्रा, आत्मा में अनुभव, प्रमाण, परावर्तन क्रिया है। तो भैया एक स्टेट तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो बताई गई है, जिससे जो संगीत वाली है वो नहीं बन पाती, और दूसरी में ये बताया गया है कि अगर ऐसा होगा और मन में मित्र, आशा, वृत्ति में विचार और चित्त में इच्छा और बुद्धि बुद्धि में रितंभरा। तो ये इसमें ना मैं ऐसे देख सकते हैं, मेरे को लग रहा है कि दो दो ऑप्शंस रखी गई हैं, दो चीजों की तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है इस अनुभूति में। एक है शरीर मूलक प्रवृत्ति और एक है अनुभव मूलक प्रमाण।
ठीक है, तो एक के केंद्र में शरीर है जिसको हम संवेदनाएं कहते हैं, सेंसरी हैप्पीनेस कह रहे हैं, इंद्रिय सुख कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके केंद्र में शरीर रहता है, उसको कह रहे हैं शरीर मूलक प्रवृत्तियां। तो जो पहला हाफ है इस अनुभूति का, वो शरीर मूलक जीना क्या रहता है उसका डिस्क्रिप्शन है, कि वैसे में मन में आवेश है, वृत्ति में हठ है, चित्त में भ्रम है, और बुद्धि जो है वो आत्मा से विमुख है, मतलब उसका आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है, आत्मा को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ठीक है, तो इतने तक जो है वो जीते हुए काम जो है, इसमें क्या रहता है, इसमें शरीर की तरफ जो है वो ध्यान है। और फिर जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें ये कह रहे हैं कि उसमें अब अनुभव जो है वो केंद्र में आ गया है, अनुभव केंद्र में आ गया, मतलब बुद्धि जो है वो आत्मा की तरफ अभिमुख है, मतलब उसको फेस कर रही है, उसको रिकॉग्नाइज कर रही है ना, उसका प्रभाव है, आत्मा का प्रभाव पूर्णतः जो है वो बुद्धि के ऊपर है। तो वहां से फिर जो है वो अनुभव से जो है वो पूरा का पूरा जो है ना वो जीना रहता है। तो इसको जो है वो दूसरे वाले पार्ट को ये बता रहे हैं कि वो जीना जो है वो अनुभव मूलक है, और पहला वाला जो पार्ट है वो बता रहे हैं कि ये जीना जो है वो शरीर मूलक है। तो शरीर मूलक जीना वर्सेस अनुभव मूलक जीना, ये जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अगर इसको इस एक तरह से देखें, फिर जो है देखिए कि सेंस बन रहा है पूरी अनुभूति का क्या। महेश भाई जी आप म्यूट हो गए, महेश भाई। जी भैया। भैया तो हाँ, एक जो अभी है वो शरीर मूलक है और एक जो है वो जिसको बोल अनुभव सकते मूलक है। हैं अनुभव अनुभव मूलक। मूलक, हाँ, बस शब्द नहीं आया अनुभव मूलक, आया है अनुभव प्रमाण, लेकिन वो बिल्कुल अगर देखें समझने के लिए तो एक शब्द है शरीर मूलक और एक है अनुभव मूलक, है ना। तो पहला वाला जो हाफ है वो शरीर मूलक जीना क्या रहता है उसको बता रहा है। दूसरा वाला पार्ट जो है वो अनुभव मूलक जीना है, वो क्या है, उसमें आत्मा से गवर्नड है, और वो जो है उसके हिसाब से चीजें चल रही है सारी अलाइंड विद आत्मा। तो केंद्र में अनुभव आ गया। पहले वाले जीना जो है भ्रमित अवस्था में, उसमें केंद्र में जी शरीर है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है भैया। एक छोटी सी क्लैरिटी हाँ चाहिए हाँ, थी भैया। ये बता। शरीर मूलक का अर्थ यही हुआ ना कि जब मैंने स्वयं को शरीर मान के बिल्कुल बिल्कुल मतलब मान लिया है बिल्कुल, तभी। हाँ बिल्कुल। या शरीर पूरा शरीर मान लिया है, या मतलब ये कह सकते हैं कि शरीर की प्रधानता को स्वीकारा हुआ है ना। मतलब जैसे वो हमने पहले भी बात की ना, कई बार सूत्र में भी आया है कि संस्कार विहीन मानव नहीं है कोई भी, है ना। तो बुद्धि ने कुछ ना कुछ, कभी कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स जो है ना वो संस्कार के वो आए रहते हैं, लेकिन उसी को पूरा मान लेना कि भैया हाँ अब मैं जो जानता हूं मैं पूरा जानता हूं, इसको अहंकार कह रहे हैं, है ना। तो कुछ कुछ अच्छाइयों के साथ में लोग दिखते हैं, लेकिन उसको भी जो है वो आत्मा जो है वो पूरा सह अस्तित्व को समझकर और उसके अनुसार जीकर सह अस्तित्व से ही तृप्त रहती है, आत्मा की तरफ ध्यान नहीं रहता। तो मैं जो है जानता हूं, इस तरह का एक भ्रम रहता है, वो अहंकार के रूप में है। तो आदमी कुछ कुछ जानता है ये ठीक है, लेकिन उसी कुछ कुछ जानने को ही मैं पूरा जानता हूं, ये भ्रम हो जाता है। ऐसा भैया मेरे को जो है ना वो जितना अभी तक अहंकार को मैं देखता हूं, अपने में सोचता हूँ, आसपास भी देखता हूँ, तो इस तरह से एक जो है ना उसका प्लेसमेंट बनता है। बाकी आप सब भी सोचें, धीरे धीरे करके इसका जो है ना वो क्लैरिटी और बनेगी। तो शरीर मूलक में केवल शरीर है या शरीर प्रधान है, मतलब कुछ कुछ चीजें हम इधर संस्कार वाला पार्ट भी होगा, लेकिन उसकी पूरा करने की कोई जो है ना वो टेंडेंसी अपने अंदर नहीं है, ये इसको कह रहे हैं मतलब अहंकार। जी भैया, थैंक यू। हाँ भैया। हाँ जी, ठीक है। अब आगे की अनुभूतियां जो है ना वो वन बाय वन दो दो फैकल्टीज के बीच में क्या हो रहा है इसको डिस्क्राइब कर रही हैं। तो एक हमारा क्लियर हो जाएगा तो आगे की भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। तो आप एक एक करके चले भैया। जी भैया, मन एवं वृत्ति के मध्य में भ्रमित मनस्कृत वातावरण के दबाव से दुख तथा इसके विपरीत। तो वृत्ति और मन के बीच में अगर मतलब अगर भौतिकवाद का वो है, ज्यादा उसका दबाव है, वो इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहा है, तो दुख की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। अगर भौतिकवाद की तरफ झुकाव है
और अगर इसके हम्म। विपरीत वृत्ति एवं मन के मध्य में वृत्ति सहज वातावरण, तो अगर अभौतिकवाद की तरफ वो है के प्रभाव से सुख की उपलब्धि, तो उससे सुख की उपलब्धि जो है वो तब होगी अगर अभौतिकवाद की तरफ झुकाव है। अगर भौतिकवाद की तरफ झुकाव है, अगर भ्रमित अवस्था में है तो दुख हो पाया जाएगा या दुख होगा स्थिति। ठीक है, कोई कोई और भी रखेंगे अपने शब्दों में प्लीज, बाकी सब साथियों में से इसी अनुभूति को। भैया इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है जहाँ तक जो मैं समझ हाँ, पा हाँ। रहा हूँ, जो दुख है हम्म, वो भ्रमित मन, जब भ्रमित मन से हम वृत्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम दुख प्राप्त करते हैं। लेकिन सुख जब आता है जब वृत्ति नियंत्रित करती है मन को। ठीक है। ऐसा कुछ हाँ इसको हाँ समझ ठीक है, आया। रजत भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भैया, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मन जो है वृत्ति से विमुख है तो दुख होगा, और अगर वृत्ति की तरफ है तो सुख होगा और वो सहज रहेगा। ओके ओके, और कोई साथी। भैया वृत्ति से तो विचार आते हैं ना हमारे, तो विचारों में अगर बदलाव है तो सुख रहेगा, ऐसा सोच सकते हैं। ओके ओके, तो एक काम करते हैं, अपना भैया मैं भी ना कोशिश करता हूँ, वो मेरे पास में पावर पॉइंट वाली स्लाइड जो है, तो आप एक बार मेरे को को होस्ट बना देंगे। लेट अस ट्राई, अगर शेयरिंग हो पाती है तो अच्छा रहेगा। देखिए भैया, मैंने शेयर तो किया है, दिख रहा है भैया? हाँ जी ये भैया, दिख गया ना? हाँ जी जी भैया। तो है ना, ये जीवन वाला है, तो इसमें जिस तरह से जीवन क्रिया को मध्यस्थ दर्शन डिफाइन किया है, नीचे से मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा। तो क्या कह रहे हैं कि मन और वृत्ति के बीच में एक है, कह रहे हैं वातावरण। इस अनुभूति में जो है आगे मन और वृत्ति के बीच में वातावरण है, बिल्कुल ठीक है। अब इस वातावरण में प्रभाव ज्यादा, तो क्या कह रहे हैं कि अगर मन का वातावरण ज्यादा है, मन का प्रभाव ज्यादा है, मतलब जैसे मन किया किसी चीज का कि मैं ऐसे सुखी होऊंगा, मन में तो सुखी होने की आशा है, तो एक निर्णय हो गया कि भैया मैं इस तरह से सुखी होऊंगा। अब मन ने पहले निर्णय कर लिया और सारे विचार जो हैं अब वो मन की जो चाहना है उसको पूरा करने में लग गए। तो अब क्या हुआ, मन वाला पलड़ा जो है वो भारी हो गया। तो मन और वृत्ति के वातावरण में अगर मन भारी होता है, भारी होता है इन द सेंस कि ये जो है वो इसका प्रभाव जो है वो ज्यादा रहता है, तो ये दुख की ओर लेकर जाता है। क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में वृत्ति जो है वो मन से श्रेष्ठ क्रिया है। तो अगर वृत्ति का वातावरण प्रभावी हो रहा है तो जो है वो सुख जो है ना वो सुख की ओर लेकर जाएगा। तो मन और वृत्ति के बीच में जो वातावरण है उसमें पलड़ा मन का भारी है तो दुख, और उसका पलड़ा वृत्ति का भारी है तो वो सुख की ओर लेकर जाएगा। रजत भाई ने जो भाषा यूज की, शायद रजत भाई ने की या किसी ने भी की, मैं नाम नहीं ध्यान आ रहा, कि मन वृत्ति से विमुख है, वृत्ति की ओर देख नहीं रहा, ऐसा कुछ मेरे सुनने में आया था। तो ये वृत्ति को देख नहीं रहा, ये वाली भाषा ना सिर्फ आत्मा की स्थिति में जाकर होता है कि बुद्धि आत्मा विमुख नहीं है, आत्मा विमुख है। बाकी सब जो है वो एक दूसरे के साथ में चलते ही हैं, क्योंकि मन भी कुछ निर्णय कर लेता है तो फिर एक विचार पक्ष उसमें चाहिए ही, तो मन विचार को छोड़ करके कुछ कर जाएगा ऐसा नहीं है।
तो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, इनका तो आपस में चलता ही रहता है इंटरेक्शन। ये सिर्फ एंड में जाके बुद्धि आत्मा अभिमुख है या आत्मा से विमुख है, वो वाली भाषा सिर्फ आत्मा की जगह पर जब हम पहुंचते हैं वहीं पर ही यूज होती है, बाकी चार में नहीं वो वाली भाषा आती जी भैया। है ना। तो ये जो है, ये जैसे अभी यहाँ कह रहे हैं मन और वृत्ति के बीच में वातावरण है, उसमें उस वातावरण में, इस अनुभूति को मैं बुक में से पढ़ता हूँ दोबारा से, डायग्राम यही रहेगा अभी। मन एवं वृत्ति के मध्य में भ्रमित मनःकृत वातावरण के दबाव से, है ना, तो मन जो है उसका दबाव पड़ रहा है तो वातावरण पे से दुख, तथा इसके विपरीत वृत्ति एवं मन के मध्य में वृत्ति सहज वातावरण से, वृत्ति के वातावरण के प्रभाव से सुख की उपलब्धि होती है ना। फिर इसी का अगला एक्सटेंशन जो है, वृत्ति और चित्त के बीच में क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में चित्त और बुद्धि के बीच में क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद में बुद्धि और आत्मा के बीच में क्या हो रहा है, वो आगे की तीनों चारों अनुभूति में है। तो इसको मैं भी स्टॉप करता हूँ, वापस पढ़ते हुए जैसे आप पहले शेयर कर रहे थे भैया वैसे ही कर दीजिए। इसमें भी एक चीज मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें पर्टिकुलरली ये मेंशन किया हुआ है कि वृत्ति सहज, वो सहज के ऊपर थोड़ा सा आई थिंक अगर हम ध्यान देंगे तो वृत्ति में भी हमारी प्रिय हित लाभ दृष्टि है, न्याय धर्म सत्य दृष्टि है, लेकिन इसमें सहज वृत्ति सहज वातावरण बोला गया है। तो आई थिंक न्याय धर्म सत्य के ऊपर ज्यादा फोकस है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल वृत्ति का वातावरण, वृत्ति सहज वातावरण को जो है ना, ये सहज शब्द जो है ये बाबा जी ने काफी जगह के ऊपर मतलब इसकी 2-3 परिभाषा बनती है। एक है ये का के लिए भी यूज हो जाता है, लाइक वृत्ति का वातावरण, है ना, तो उसके लिए भी वृत्ति सहज वातावरण है। दूसरा, एक्चुअल में अस्तित्व व्यवस्था में वृत्ति और मन के बीच में वृत्ति का ही वातावरण जो है ना वो नेचुरल है, तो इसलिए इसको वृत्ति सहज वातावरण कह रहे हैं। मन सहज वातावरण जो है वो सहज नहीं है, वो एक्चुअल में असहज है, वो अव्यवस्था वाली बात है ना। तो व्यवस्था वाली बात को सहज कह रहे हैं, अव्यवस्था का होगा तो उसको असहज कहेंगे। तो इस तरह से जो है ना वृत्ति सहज वातावरण मतलब वृत्ति का वातावरण जैसा नेचर में व्यवस्था है जिसकी, इस तरह से इस भाषा को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब महेश भाई इस अनुभूति को दोबारा पढ़ें और अब देखें कि क्या सेंस बन रहा है, जैसे हमने पहले डायग्राम देखा उसके कॉन्टेक्स्ट में। जी भैया। भैया इसमें कृत और सहज दो अलग अलग शब्द है ना, जहाँ कहीं वो थोड़ा आई थिंक मैंने मिस कर दिया, आप प्लीज एक बार बता देंगे। हाँ, तो मनकृत वातावरण मतलब मन एक वातावरण बना रहा है ना, मनकृत मतलब मन द्वारा बनाया जा रहा है वातावरण। ठीक है, इसको भ्रमित अवस्था वाली बात करें, वृत्ति और मन के बीच में जो है, अगर मन अपने वातावरण को ज्यादा प्रभावशाली बना रहा है तो ये भ्रमित स्थिति का इंडिकेटर है। तो भैया तो अलग अलग शब्द क्यों यूज करें, कृत और सहज, मतलब बात तो वही हुई। हाँ, बात वही हुई, तो मतलब सहज जो है उसको एक नेचुरल सेंस में यूज करें। जब वृत्ति सहज वातावरण है तो एक्चुअल में वृत्ति और मन के बीच में वृत्ति का ही प्रभाव जो है वो नेचुरली व्यवस्था की ओर लेकर जाता है, तो वृत्ति का ही नेचुरल वातावरण बने, उसका प्रभाव बने, उसको वृत्ति सहज वातावरण बना रहे हैं। अब मन सहज वातावरण भाषा ही नहीं बनती, क्योंकि मन और वृत्ति के बीच में एक्चुअल में वृत्ति का ही प्रभाव रहेगा, मन का रहेगा नहीं, तो वहां पर मन सहज वातावरण जो है वो लिखा नहीं जा सकता दीदी। ठीक है, लेकिन अगर मन आवेश में है, मन जैसे एक बच्चा होता है ना, बच्चा जिद करता है कि मेरे को आइसक्रीम खानी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, और वो बच्चे बड़े जो है वो कई बार घुटने टेक देते हैं उनके साथ, ठीक है भैया तेरा बहुत मन कर रहा है तो कर लेते हैं ये। तो अभी क्या हुआ कि जो कम समझदार था उसकी चल रही है, ये सहज वातावरण नहीं है, ये सहज वस्तु नहीं है, ये सहज रियलिटी नहीं है, ऐसा जो है वो देख सकते हैं। तो मन और वृत्ति में मन बच्चे की तरह से देख सकते हैं, जिसको हम लोअर फैकल्टी कह रहे हैं, है ना।
तो वो उसकी मतलब अगर वो ही अपनी चलाने लगेगा तो वो तो मनमानी की तरफ लेकर जाएगा, वो अव्यवस्था की तरफ लेकर जाएगा। तो मन सहज वातावरण भाषा कहना ही नहीं बनता है दीदी। संजीव भैया, अगली अनुभूति में भी वृत्ति कृत और चित्त सहज, फिर बिल्कुल चित्त बिल्कुल। कृत और बुद्धि हाँ सहज। हाँ तो हाँ, तो आई थिंक यहाँ कुछ बिल्कुल। कंपैरिजन हो रहा है कृत हाँ हाँ, वर्सेस नहीं नहीं, सहज तो में। कृत वही है कि जब लोअर फैकल्टी प्रभावशाली होने की कोशिश करेगी तो वो अपना वातावरण बना रही है, उसको कृत शब्द से कर रहे हैं, जैसे करना से है ना। तो मनाकृत वातावरण मतलब मन अपना वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि उसका उसका अधिकार नहीं है वह वातावरण बनाने का, इसके वातावरण बनाने से अव्यवस्था बन रही या फिर हम कह ऐसा सकते हैं वहां पे देखना। एफर्ट लगाना पड़ रहा है। अगर वो कृत का, उसको ऐसे भी सकते हैं कि एक सहज है, एक नेचुरल प्रोसेस है, और हाँ एक हाँ में आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, हाँ, नहीं वहां पे एफर्ट कृत भी, है। हाँ वो भी ठीक है, एफर्ट भी लगाना पड़ रहा है, लेकिन दूसरा जो है वो व्यवस्था अव्यवस्था की तरफ भी लेकर जाएंगे। तो जब हम ऊपर से जो आते हैं, जब हमने ये पहले वाली अनुभूति आज पढ़ी ना, जब अनुभव मूलक से आते हैं तो वो व्यवस्था की तरफ है, जब शरीर मूलक प्रवृत्ति रहती है वो भ्रम की स्थिति है। तो जितना नीचे वाली फैकल्टी ऊपर वाली फैकल्टी के ऊपर ज्यादा जोर लगाती है, ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, उतना वो शरीर मूलक प्रवृत्ति है, क्योंकि नीचे की तरफ शरीर है, ऊपर की तरफ आत्मा। जी भैया। भैया इसको मनमानी के जैसे, तो ये जो, हाँ जी भैया इसको मनमानी के जैसे भी देख सकते हैं जब हम मन कृत बोल रहे हैं। हाँ, पूरा बोलिए दीदी। भैया इसको हम मनमानी के जैसा भी बोल सकते हैं, मन कृत बोलते हैं तो। हाँ हाँ, वो तो भाषा में एक मनमानी है। वैसे वृत्तिकृत पे आ जाएंगे तो वृत्तिमानी भाषा नहीं बनेगी, तो यहाँ पर इस सेंटेंस पे बन सकती है मनकृत, मतलब वो मनमानी की तरफ लेकर है। ठीक है, गुरलीन जी का जहाँ से सवाल था, गुरलीन जी वो एड्रेस हुआ क्या इस से अभी तक? हाँ जी भैया। है ना। तो नीचे, मन से भी नीचे अगर हम कुछ लिखने की कोशिश करें तो वो शरीर लिखा जाता है ना। मैं उसी को फिर से दोबारा से, जो वो दूसरी वाली हमारे पास भी स्लाइड है उसको भी रखता हूं मैं, ताकि हम जो है ना बार बार देख पाए कि हम क्या स्लाइड के हिसाब से दिख रही है, प्लीज। मैं स्लाइड चेंज की, हेलो भैया बीच में आपका नेटवर्क थोड़ा वॉइस लैग कर रही थी, आप दोबारा बोलेंगे? अच्छा अच्छा, हाँ स्लाइड की है, ये दिख रही हो? जी जी दिख रहा है स्लाइड। साइड में मैं बनाया हो ना, उसको हम शरीर, तो शरीर के साथ में जो जीवन का इंटरेक्शन है, वो उसमें फर्स्ट लेयर जो आ रही है जीवन की, वो मन ही आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो उसको बिल्कुल मन से जो, हाथ से जो, I think कॉल ड्रॉप हो गई भैया की। अभी आ गई आवाज? हाँ जी अभी भैया आ आ रही है गई। आवाज? हाँ जी आ गई। वही थोड़ा आज मैं बताया, नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो डायग्राम तो आपको दिख ही गया, मैं तो शेयर करता हूँ तो मेरे को लग रहा है कि बैंडविड्थ ज्यादा लग जाती है, तो लेकिन मुझे लगा कि वो डायग्राम दिखाना भी थोड़ा सा जरूरी था। तो उसमें क्या था कि मन जो है ना, मन के बाद में जो आता है उसको शरीर कह रहे हैं। तो शरीर जब जीवन के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है तो जीवन का जो फर्स्ट फैकल्टी है वो मन है ना। ऐसा हमने उस डायग्राम में देखा।
तो अनुभव मूलक जीना जो था वो था कि आत्मा से शुरू होकर जीना हो रहा है और सारी फैकल्टीज जो है वो अलाइंड है आत्मा से शुरू होकर, और शरीर मूलक जीना जो है उसमें शरीर केंद्र में आ जाता है और हर कोई जो है वो शरीर की सेवा करने में लगा हुआ है। तो शरीर से प्रभावित मन, मन से प्रभावित वृत्ति, वृत्ति से प्रभावित चित्त, इतने तक जो है वो 4.5 क्रिया में हो पाता था काम। तो बस इसी चीज को जो है ना वो देख रहे हैं कि शुरू कहाँ से हो रहे हैं। तो मन का वातावरण, मन का प्रभाव जो है, मन और वृत्ति के बीच में जो वातावरण है उसमें अगर मन का प्रभाव पड़ता है तो वो असहज है, वो भ्रमित वाली तरफ लेकर जाता है, इसलिए वो दुख की तरफ लेकर जाता है, ये इस अनुभूति में लिखा। और इसके अपोजिट अगर वृत्ति और मन के बीच में वृत्ति सहज वातावरण है तो वृत्ति का वातावरण है, ये जो है ये एक नेचुरल सी चीज है, ये सुख की तरफ, ऐसा जो है इस अनुभूति में कहा गया। इतना ठीक है। वो मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। भैया शरीर और मन में तो कोई फर्क ज्यादा नहीं रहा ना, मतलब नहीं हो सकता, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना? देखिए फिजिकल है और मन जीवन का पार्ट है। तो जैसे जब हम कहते हैं कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो शरीर जो है हमारा ये भौतिक रासायनिक एंटिटी जो है इसको हम शरीर कह रहे हैं, है ना? पर जैसे अगर कुछ खाना है तो मतलब ये वो बिना मन के तो खाना भी नहीं होगा ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मन को डिनाई नहीं कर रहे हैं, इन द सेंस मन को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्र में क्या है इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है ना? जी भैया, जी भैया। है ना? तो काफी बार रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप देखें तो इस तरह की सिचुएशंस आते ही है कि शरीर को खाना चाहिए, हमें भूख लगी हुई है, लेकिन फिर घर में कोई और ऐसी इमरजेंसी है जिसको हमें ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है और उस टाइम पे हम खाना खाने के लिए भी 15 मिनट नहीं निकाल पाते हैं, तो हम फिर डिसाइड करते हैं कि शरीर को अभी खाना नहीं देंगे बेटा, 3 घंटे बाद देख लेंगे, अभी जो काम करना है वो ज्यादा जरूरी है। तो मन शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से हायर फैकल्टीज तक सूचना पहुंचती है, निर्णय हायर फैकल्टीज करती है, इसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। ठीक है भैया, है ना? तो जितना जिम्मेदारी के भाव रहते हैं हमारे, वो वाले एंगल्स आते हैं, जिसका वो नहीं है, जिसका स्वार्थपूर्ण जीना ज्यादा है, बाकी किसी और की परवाह नहीं है, वो अपने शरीर की जैसे से आवश्यकता है, फिर फोकस अपने पे ज्यादा रहता है, वो फिर ऐसा कई बार दिख सकता है कि वो स्वार्थ की तरफ ज्यादा जाता है, उसको भी हम भ्रमित अवस्था के रूप में ही देखते हैं। हाँ जी भैया। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगली भी एक तो अनुभूति पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि चीज सेट होगी, फिर टोटल दोबारा से डिस्कशन करना होगा, इस पे कर लेंगे। हाँ तो महेश भाई अगली भी एक बार पढ़ लीजिए तो एक फ्लो में पता चलेगा कि अभी मन और वृत्ति के बीच में कुछ कहा, अब वृत्ति और चित्त के बीच में क्या कह रहे हैं देखें। इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे ये सहज है और कृत जैसे आ रहा है, तो वृत्ति सहज जैसे है, तो वृत्ति सहज जो एक सहज रूप में वृत्ति है, और इसी के नेक्स्ट जैसे अनुभूति है उसमें वृत्ति कृत है, तो कृत इज समथिंग विच इज गवर्न्ड बाय कुछ भी एक्सटर्नल भ्रमित समझ या कैसा भी होगा, तो उसमें वो नेगेटिव उसमें लेके जा रहे हैं, कुछ भी कृत होगा तो वो नेगेटिव होगा और सहज रूप में होगा तो दैट विल बी नेचुरल। हाँ, तो पूरे दर्शन में इसको ऐसी भाषा नहीं बनाए, लेकिन इन 3 अनुभूतियों में अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसा ही, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये मन और वृत्ति के बीच में मन लोअर फैकल्टी है, राइट? अब अगली वाली अनुभूति में वृत्ति और चित्त की बात आ रही है, तो अब वृत्ति लोअर फैकल्टी हो गई, है ना, चित्त उससे ऊपर है ना? तो इसलिए अब अगर वृत्ति मतलब लोअर फैकल्टी अपना वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है या उसके प्रभाव से, उसके दबाव से वातावरण बन रहा है, ये वही बात हो गई जो मैंने उदाहरण दिया था कि बच्चे के दबाव से जो है वो घर का वातावरण बनेगा, तो फिर वो काफी बार ऐसा लगेगा कि अव्यवस्था की तरफ लेकर जा रहा है, बस मतलब उसको उस तरह से देख सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी महेश।
जी भैया। अब आई थिंक भैया आगे की जो अनुभूतियां हैं वो सब एक दूसरे से लिंक है, जो हायर लिंक है, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम एक बार उनको अब इस बैकग्राउंड में दोबारा से पढ़ेंगे तो क्लियरिटी बन जाएगी बस। जी। तो वृत्ति एवं चित्त के मध्य में वृत्तिकृत वातावरण के दबाव से अशांति तथा इसके विपरीत चित्त एवं वृत्ति के मध्य में चित्त सहज वातावरण के प्रभाव से शांति की उपलब्धि होती है। तो वृत्ति एवं चित्त के मध्य में वृत्तिकृत वातावरण, तो जो चित्त है अगर सॉरी जो वृत्ति है अगर वो चित्त को गवर्न करना चाहे, जो कि हायर फैकल्टी है, तो जिसके द्वारा, जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे वो मेरे को बात समझ में आई है कि एक हो गया द्वारा और सहज रूप, मतलब जो नेचुरल तरीके से अपने आप ही हो रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हायर स्टेट ऑफ माइंड में अगर हम हैं, तो अगर जो हायर फैकल्टी है उसको अगर लोअर फैकल्टी अगर गवर्न करेगी तो वो अशांति की तरफ लेके जाएगी, और इसी के विपरीत अगर हायर फैकल्टी लोअर फैकल्टी को गवर्न करेगी तो शांति की उपलब्धि हो सकती है। एक भैया तो ये हाँ बोले भैया। एक प्रश्न था कि ये सारी चीजें जो हैं वो इसी में ही है कि कहाँ पे हार्मनी है और कहाँ पे डिसहार्मनी है, तो क्या इसका एक वो मिल सकता है कोई एग्जांपल अगर ले रियल लाइफ में कि ऐसा स्टेट कैसे बोलेंगे? देख लेंगे उसको भी, लेकिन अभी जो मेरा एक तरफ ध्यान गया था वो मैं पहले मेंशन कर दूं, तो कि ताकि इसके साथ में टोटल जो है ना वो लिंक बना रहे कि ये हमारे ना मध्यस्थ दर्शन में 4 शब्द बार बार आते हैं, सुख, शांति, संतोष, आनंद, है ना। 30 मूल्यों में से ये 4 मूल्य जो है इनको जीवन मूल्य के रूप में पहचाना गया है। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद ये कह किसको रहे हैं यहाँ पर जो है ना, हम थोड़ा सा उसको बड़ी बारीकी से क्लियरली देख सकते हैं इन अनुभूतियों में। बाबा जी उनका एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन जो है वो दे रहे हैं कि मन और वृत्ति में तालमेल रहता है। तालमेल रहता है मतलब मन और वृत्ति के बीच में वृत्ति सहज वातावरण रहता है, और मन जो है वो वृत्ति के अधीन रहता है, तो वो सुख की तरफ लेकर जाता है। फिर वृत्ति और चित्त के बीच में चित्त सहज वातावरण रहता है, तो वो शांति की तरफ लेकर जाता है। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद, ये नीचे से मन और वृत्ति, वृत्ति और चित्त, चित्त और बुद्धि, बुद्धि और आत्मा, इनके बीच के वातावरण से लिंक्ड जो है ना इन चारों चीजों को बताया है। तो सुख, शांति, संतोष, आनंद यहाँ पर रिलेट हो रहे हैं। और अगर उससे अपोजिट होता है हर स्टेज पे, तो फिर वो सुख की जगह पे दुख, शांति की जगह पे अशांति, संतोष की जगह पे असंतोष, ऐसा करके जो है वो बताया। तो एक जो है वो इसको मुझे लगा कि एक क्लियरली देख ले हम, सुख, शांति, संतोष, आनंद से यहाँ पर लिंक होते हुए इन अनुभूतियों में बात हो रही है। ठीक है, तो हाँ एक सेकंड बस, प्रैक्टिकल एग्जांपल महेश भाई एक बार इसको चारों अनुभूतियों को हम पूरा कर लेते हैं और उसके बाद में प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कोई ढूंढेंगे। प्रतिभा जी कुछ कह रही हैं, प्रतिभा जी आप बताएं। हाँ भैया, हाँ मैं ये बोलना चाहती थी कि ये जो हम मतलब अभी जो हम जीवन क्रिया पे बात कर रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अनुभव मूलक इससे ही मतलब पूरा होगा। अगर अनुभव होने के बाद ही मतलब वो आत्मा बुद्धि से मतलब वो संचालित होगा, फिर बुद्धि चित्त मतलब वो व्यवस्था के रूप में होगा। अभी हम 4.5 क्रिया को अगर हम जैसे हम ध्यान देंगे, अभी भी भैया जैसे मन से वृत्ति को होगा तभी प्रॉब्लम होगा, और वृत्ति से भी कोई चीज मन से आता है तभी भी तो प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अभी 4.5 क्रिया में हमारा वृत्ति में भी तो जो विचार आता है वो तो ऐसे सहज विचार भी ना हो, मतलब कोई विचार ऐसे भी हो कि जो अगेंस्ट हो, और चित्त में जो चित्रण होता है वो भी कोई कहीं अस्तित्व में अगेंस्ट है, मतलब कोई ऐसा भी चित्रण होगा जो मतलब सही ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी 4.5 क्रिया में भी अगर चित्त से बुद्धि मतलब उसके प्रभावित हो रहा है, तभी अगर गलत चित्रण हो तभी भी तो हमारे हार्मोनी नहीं हो पाएगा, हार्मोनी बन नहीं पाएगा। क्योंकि हम जैसे जीते हैं अभी
अगर हम हमेशा शरीर मूलक नहीं जीते, मतलब अभी शरीर का संवेदन आता है, फिर शरीर उसको मन को फोर्स करता है, मन अगर कोई सहज है तो मन उसको करता है, अगर कोई असहज है मतलब कुछ खाने का मन हुआ और कुछ ज्यादा खाने को मन हुआ, हम ज्यादा भी खा लेते हैं कभी कभी क्योंकि दबाव पे हम उसको खा लेते हैं। पर कभी ऐसा भी होता है कि जैसे चित्रण में कोई चित्र ऐसा आता है, इच्छा कुछ ऐसे बनती है जो सही नहीं है, पर उसको हम करने के टाइम में विचार करके और मन से भी वो आस्वादन करके शरीर से वो काम कर लेते हैं। पर भैया अगर वो व्यवस्था के अर्थ में नहीं होगा तभी भी तो डिसहार्मोनी बनेगा, मतलब बाद में तो प्रॉब्लम होगा कि हाँ ये मेरे से कोई गड़बड़ हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऊपर से जो फैकल्टी जो नीचे को गवर्न करता है वो तभी स्थिर हो पाएगा जब अनुभव पूरा हो जाएगा, तब फिर ऑटोमेटिक वो स्वयं पूरे के पूरे हर जगह सेट होगा। उसके बाद हमारा शरीर से भी संवेदन नियंत्रण होके ही आएगा। तो ये जितना मुझे समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक सूत्र भी है ना, संगानीयता में संवेदनाएं नियंत्रित रहती है ना। तो न्याय धर्म सत्य में प्रिय हित लाभ खत्म नहीं हो जाता है, जब न्याय धर्म सत्य प्रभावी होता है तो उस समय प्रिय हित लाभ नियंत्रित रहता है, बस इतनी सी बात। नहीं, मेरा तो पॉइंट था कि भैया कि जैसे ऊपर के जो फैकल्टी अगर नीचे को गवर्न करता है वो उसके सहज होता है, पर साढ़े क्रिया में वो भी तो नहीं होता। अगर मैं कोई विचार मेरा अगेंस्ट है, जैसे आज धर्म को लेके कोई विचार ही होता है, जैसे धर्म को लेके मेरा धर्म ज्यादा बड़ा है, वो भी विचार के रूप में आता है। फिर वो भी तो अगर वो भी हायर फैकल्टी मन उसको गवर्न करता है, पर अगर सही विचार नहीं हो तो वो भी तो प्रॉब्लम ही करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर जिसको हम न्याय धर्म सत्य कह रहे हैं प्रतिभा जी, वो ना हम धर्म को यहाँ पर व्यवस्था कह रहे हैं। तो अभी वो व्यवस्था जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था से लिंक्ड वाली जो व्यवस्था है ना, उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा काफी बार ध्यान जाता है अगर हम देखें कि ये जीवन विद्या के प्रस्ताव से पहले हम लोगों के जीने में, कम से कम मैं अपने में ऐसा देख पाता हूं, आप सब भी अपने में वेरीफाई कीजिए, एक ना मानव जाति एक है, एक अखंड समाज है। अखंड समाज में जीने से ही हम जो है ना वो सही से जी पाते हैं, वही सबका लक्ष्य है। इतना हमारी कल्पना में इस तरह से इतनी प्रिसाइजली कहीं से आया नहीं था, ना हमारी शिक्षा से पूरी तरह से आया था, ना किसी भी तरीके से हमारी धार्मिक बातें या घर में जो कुछ भी था, मतलब एक ये वाली चीजों में काफी गैप था। तो बाबा जी ने जो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रस्ताव रखा है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था वाला जो व्यवस्था है उस करके धर्म कह रहे हैं। तो वो एक बार हमारे विजुअलाइजेशन में आता है, हमारी कल्पना में आता है, फिर हमारी इच्छाएं भी उससे लाइन रही है। अब देखिए सब बैठकर 10-15 है बस में बातचीत है, इस सब मेन मोटिवेशन जो है, मतलब आई कैन क्लियरली सी, अरे कहीं ना कहीं हमको गहरे से ये स्वीकार हो गया कि हाँ ये इधर से ही रास्ता जो है वो निकल कर आएगा। तो इस रास्ता निकल कर आएगा, उस रास्ते पे हम चलेंगे, रास्ते में उसकी हमें है ना, ये एकदम से वो एक बात ये इनपुट नहीं, तब जो है वो धन बल में जीना बनता है, प्रिय आप में जीना रहता है, 4 विषयों में जीना बना रहता है, और 5 इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने माध्यम के रास्ते से जीना जो है वो बना रहा है। इतना जो है वो दोनों में एक हम डिस्टिंक्शन जो है वो देख सकते हैं। तो जैसे हम मूलक की तरफ जा रहे हैं, अभी हम अनुभव गामी है, अभी हम अनुभव की तरफ जा रहे हैं, अभी वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ये साक्षात्कार वाला पार्ट, बोध वाला पार्ट, ये धीरे धीरे करके सेट हो रहा है ना। जितनी हम इस पे मेहनत करेंगे उतना हमारा ये सेट होगा, और जैसे जैसे एक एक स्टेज पे थोड़ा थोड़ा सेटिंग ठीक रहता है, उससे आगे का रास्ता दिखना शुरू होता है। काफी बार बाबा जी ने या हमारे साथियों ने संवाद के रूप में ऐसा कहा कि हमें किसी लंबे रास्ते पे जाना है तो हमें पूरा रास्ता शुरू में ही दिख जाता है, ऐसा नहीं है। हमें एक आइडिया रहता है कि उस तरफ जाएंगे तो रास्ता ऐसा है, फिर हम चलना शुरू करते हैं तो थोड़ी दूर तक का रास्ता दिखता है, वो रास्ता ट्रेवल कर लेते हैं तो आगे का रास्ता दिखता है, फिर उतना भी ट्रेवल कर लेते हैं तो और आगे का रास्ता दिखता है। तो ऐसे चलते चलते स्पष्टता बनेगी, यही इसका तरीका भी है समझने का। जी भैया।
तो ये जो साक्षात्कार है इसी को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। बाबा जी ने बार बार बोला है कि 12 इंच का अगर यात्रा है तो 12 इंच में से 11.5 इंच जो है वो साक्षात्कार पे ही है ना। तो ये जितने मूल्यों की बात की गई है ना, ये 30 मूल्य हैं, इनमें से ये सम्मान, विश्वास, ये क्या है, इसको रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे देख पाते हैं, है ना। रोजमर्रा की जो घटनाएं आती हैं, जो मीडिया में देखते हैं या घर में होती हैं, उसको भी इन मूल्यों से या इन मूल्यों के अभाव से वो क्या हो रहा है उसको हम समझ पाए। धीरे धीरे करके हमारे ये मूल्यों की क्लैरिटी बने, ये जीवन क्रिया की क्लैरिटी बनती है हमारी, तो हमारा साक्षात्कार धीरे धीरे क्लियर होता है। ये जो है ये मेन काम है, इस तरह से चलते हैं। जी भैया। भैया एक प्रश्न पूछना था। हाँ 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 बिल्कुल। जो आप साक्षात्कार की बात कर रहे हैं भैया, मतलब मैं कुछ लोगों के साथ में हूँ जो कि जिनको कह सकते हैं कि मेडिटेशनल स्टेट में वो काफी आगे हैं, और जो आउटर बॉडी कुछ भी कह सकते हैं उन सब चीजों को, तो मगर आचरण के अंदर जो वो मूल्यों का निर्वाह है वो चीज जो है वो नहीं है। तो इस चीज को किस तरीके से तुलना कर सकते हैं? मतलब अगर मैं देखूं कि मेडिटेशन से भी कई लोग जो हैं वो चीज अटेन कर लेते हैं, मगर मूल्यों का जो निर्वाह है वो नहीं हो पा रहा। ये ना महेश भाई, बाबा जी, हाँ जी हाँ बताए रहे महेश भाई, जो मेडिटेशन से जो अटेन कर रहे हैं वो क्या चीज अटेन कर रहे हैं? वो पीस अटेन कर रहे हैं या वो मतलब जो आप बता रहे हैं हायर स्टेट ऑफ माइंड, तो उस जिस समय वो मेडिटेशन के अंदर हैं उस समय तो वो मतलब बहुत पीसफुल हैं वो, या कहना चाहिए उनको संतोष, आनंद, हैप्पीनेस की अनुभूति हो रही है, लेकिन उस पूरे प्रोसेस में मतलब सामाजिक लेवल पे कैसे जीना है, या जो आप बता रहे हैं जो मूल्यों का जो निर्वहन है वो कैसे करना है, आई थिंक वहां पे वो चीज है ही नहीं। आई थिंक इट्स मोर लाइक अ सेल्फ रियलाइजेशन। जब जो जिस मेडिटेशनल स्टेट की आप बात कर रहे हैं, मैं इसको ऐसा देखता हूँ। ये एक्चुअल में ना जीवन विद्या एक परिचय अगर हम पढ़े हैं, हमने पहले पढ़ी भी है, उसके ना शुरू के जो 7-8 पेज हैं उनको एक बार भैया दोबारा से पढ़ें कभी उठा करके। तो उसमें बाबा जी ने ना अपनी जर्नी को बड़ी क्लियरली डिस्क्राइब किया है, और अपनी जर्नी के साथ साथ फिर वो इस चीज को भी इवेल्युएट करता है कि बाकी लोग भी जो इस तरह से समाधि संयम में रहे तो उन सब के साथ में भी क्या क्या हुआ होगा, और फिर उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा बार बार लिखा है, मतलब आई विल एनकरेज यू कि आप बाद में वो शुरू के 7-8 पेज एक बार दोबारा से पढ़े। तो और ये कहा कि मैं ना निर्विचार स्थिति में पहुंच जाता था, मतलब मेरा शरीर है ये भी मेरे को बोध नहीं रहता था, कुछ समय है इसका भी बोध नहीं रहता था, तो मैं एक साधना कर रहा हूं और उस साधना में जो है ना वो एक निर्विचार स्थिति में पहुंच गया मैं। तो निर्विचार स्थिति में कोई ऐसा लगता है कि कोई तकलीफ नहीं है, कि कोई विचार ही नहीं है तो कोई तकलीफ भी नहीं दिखती, कोई पीड़ा भी नहीं दिखती। तो फिर भाभी कहते लेकिन फिर जब मैं उससे बाहर आता था तो मुझे अपने शरीर का बोध होता था, फिर मुझे समय का भी बोध होता था, और फिर धीरे धीरे ऐसा रियलाइज हुआ कि भैया निर्विचार हो जाना ना, ये मेडिटेशन में काफी बार क्या रहता है, निर्विचार हो जाना जो है वो उसको मेडिटेशन के एक ऐसी भी परंपरा में बातें रही हैं। तो अब ये कि निर्विचार होना कोई उपलब्धि नहीं है, मतलब आपने कुछ ऐसा कर लिया, समाज ने का बड़ा सम्मान किया, लेकिन समाज को क्या मिला आपकी समाधि से या आपके निर्विचार होने से? तो समाधि संयम या जो कुछ भी ये सारी चीजें की जाए, इससे कुछ समझ में आया, उस समझने से जीना ठीक हो पाए, मेरा जीना ठीक हो पाए, मेरे परिवार का जीना ठीक हो पाए, समाज में जीना ठीक हो पाए, ये जो है ये करने की चीज थी। तो बाबा जी ने फिर जो अपना प्रोसेस जैसे भी पूरा किया, पूरा होने के बाद में जो स्पष्टता बनी, उसी को हम जो है अभी ये इन मध्यस्थ दर्शन की पुस्तकों के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं। तो जिसको हम मेडिटेशन कह रहे हैं, ये ना थोड़ा सा प्रिसाइजली देखना पड़ेगा कि उस मेडिटेशन को से अचीवमेंट क्या हो रही है, मतलब सब लोगों का अलग अलग नोशन हो सकता है इस पे। तो आपने जिनको करते हुए देखा है उनको मेडिटेशन करके कुछ स्पष्टता हो गई हो ऐसे अस्तित्व की, जीने की, संबंधों की, और वो शेयर कर पा रहे हो तो बढ़िया चीज है भैया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको वेरीफाई किया जाए बस।
भैया जो मेरी जानकारी में 2-3 लोग हैं जो कुछ टाइम से इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब उसमें मेनली जो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो यही है कि उनमें एक अजीब सी शांति या फिर एक्सेप्टेंस है सिचुएशन को लेके कि ये ऐसे ही है। मतलब इंसान इंसान को एक्सप्लॉइट करेगा ही, जो जिसको मौका मिलेगा वो आगे जाएगा ही या ज्यादा धन कमाएगा ही। बेसिकली जो जो जैसा हो रहा है उसके प्रति एक एक्सेप्टेंस है, उसी को लेके आगे चल पड़े हैं उसके पर। मतलब वो एजिटेट नहीं होते हैं, बट आंसर ढूंढने की बजाय उन्होंने उसका एक्सेप्टेंस ले लिया है मन में कि ये ऐसे ही है। दैट्स द बेस्ट आई हैव सीन सो फार, जो भी मैं जिनको जान पाया हूं थोड़ा बहुत। जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो डेफिनेटली है पीस हो ही जाएगी। जी मतलब तो आप पीसफुल हो ही जाओगे। वो जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो जो है करेक्ट। दिक्कत होती है एक्चुअली। लेकिन दूसरी बात और भी है कि मेडिटेशन को लेके मुझे ये भी लगता है कि एक और भी डिस्टिंक्शन हम कर सकते हैं कि जो मेडिटेटिव लोग जो उस प्रोसेस में बढ़ते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो वहां पर जो एम रहता है वो सेल्फ का ज्यादा रहता है, जिसमें कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अपने आप को लेट्स से हम मतलब प्रॉब्लम मतलब उनका ये भी रहता होगा कि भाई हम अपने स्थिति को जाने कि हम सृष्टि में कहाँ पर हैं। प्रॉब्ली दीज आर सम ऑफ द हायर क्वेश्चंस which they may get the answers or not, I'm not sure about it, but जो main distinction जो मैंने पाया वो ये है कि वहां पर सेल्फ ज्यादा ड्रिवन है। यहाँ पर सेल्फ के साथ साथ जब हमें समाज के लेवल पे और दूसरों के लिए भी प्रेरणा मिलती है, जो जो जिसका आंसर वहां पे बिल्कुल भी नहीं है। तो मेडिटेशन जो है वो अपने लिए होता है, वो सेल्फ के लिए या अपने लिए होता है, और अगर समाज में रहना है तो उसके लिए समझ का होना बहुत जरूरी है, तभी हम रह पाएंगे सबके साथ में, है ना। मतलब सिर्फ मेडिटेशन जो है वो शायद इनकम्प्लीट हो जाता है। जी देखिए, मतलब मेरे को लगता है कि हम ना थोड़ा सा अपने को कैलिब्रेट करते हुए कहना चाहूंगा। मतलब मैं कभी मेडिटेशन किया नहीं हूँ ना, जिस तरह से जिस गंभीरता से लोग करते हैं, तो ऐसे ही टू पास ए वर्डिक्ट के भैया वो कर रहे हैं ठीक से या नहीं कर रहे हैं, मतलब आई डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी दैट। हम सब भी अपनी अपनी स्थिति को, जो कुछ कर रहा है वो भी कुछ कर रहा होगा, हमें पूरा पता भी नहीं है। तो लेकिन मोटी सी बात जो है वो बाबा जी ने करते हुए ऐसे किया, मेरे को मतलब वो उतना ठीक लगता है कि वो बाबा जी ने किया और अपना हमारे साथ में जैसे शेयर किया कि ये इतना मेडिटेशन किया, 20 साल लगाया और अपने को भी मतलब एक जिसे कहते हैं कि काफी बार वंचित रखा शरीर व इंद्रिय सुख वाले पार्ट से भी। उस सबसे निकल कर क्या आया, उपलब्धि क्या है, मानव जाति को क्या मिला, है ना। समाज ने तो हमको बहुत सम्मान दिया, उस सबके बदले में हम समाज को क्या दे पाए। समाज में अगर हमें को लगता है कि चीजें ठीक होनी थी, परिवारों में चीजें ठीक होनी थी, हमारी सारी इस मेडिटेशन से कुछ निकल कर ऐसा आए जो हम शेयर कर पाए, तो मैं उसको उपलब्धि के रूप में देखूं, ऐसा बाबा जी ने कहा। अब बाकी लोगों का अपना जैसे चलता होगा, मतलब मेरे को लगता है, देखिए मतलब वो सब आप सब ने भी जैसे जैसे देखा, जिनको जैसा अपना अनुमान लगाया उसके हिसाब से देख सकते हैं। बिल्कुल मेरे को जी भैया, मेरे को सबसे बढ़िया बात वही लगती है। आई थिंक वो जो आप बता रहे हैं कि वो परिचय जीवनोदय एक परिचय जो किताब के अंदर सबसे पहले कुछ पन्नों में लिखी हुई है कि थॉटलेस स्टेट अचीव करना मतलब उसे व्यवस्था बन जाएगी, इसका कोई वो नहीं निकल के आता है। और आप प्रमाणित हो जाओगे ना, ये निकल के आता है। प्रमाणित तो समझ से ही निकल के आ सकता है, समझ से ही हम प्रमाण कर सकते हैं। और संबंधों में या परिवार के अंदर या समाज के अंदर या फिर राष्ट्र अंतरराष्ट्र के अंदर अगर हमको व्यवस्था क्रिएट करनी है, वो तो समझ से ही हो सकती है सिर्फ। तो उसके लिए तो विचार चाहिए। तो विचारों की शून्यता इम्पोर्टेंट नहीं है, विचारों की क्या बोलते हैं इसको, नियंत्रता इम्पोर्टेंट है। बढ़िया। ठीक है महेश भाई, आगे बढ़े। भैया मुझे ना एक सवाल है जो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा वो, हाँ प्लीज। भैया ये
चित्त और वृत्ति में जब कह रहे हैं ना कि वृत्तिकृत, इसका मुझे कहीं पे भी मतलब मुझे लग रहा है चित्त से ही तो वृत्ति हो रही है, वृत्तिकृत कैसे हो सकता है? मतलब मनकृत समझ में आता है वृत्ति में, पर चित्रिकृत नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि चित्रण जो आपका होगा उसी से तो आपका लाइफ पूरा वो होगा ना, आपके विचार अनुसार आएंगे ना मन में सारे। नहीं तो जैसे मतलब चित्रण के अनुसार विचार आएंगे या विचारों के अनुसार चित्रण बनेंगे, या दोनों चीजें होंगी? तो भैया लार्जर तो एक चित्रण है ना, जैसे अगर आपका सम्मान के बारे में कुछ चित्रण है या आपका अगर आपका विश्वास के बारे में चित्रण है, तो आपको वही हर जगह नजर आता है, चाहे कुछ तो इसको ना बस मेरे को ऐसा लगता है दीदी, इतना देख पाएंगे गुरलीन जी के चित्रण जो है वो मतलब वो वृत्ति की तरफ से भी कुछ चीजें इनिशिएट होती हैं और चित्त की तरफ से भी कुछ चीजें इनिशिएट होती हैं। मतलब मैं एक बिल्कुल क्रूड एग्जांपल लेके अगर आपसे पूछूं कि जब आपके मन में ये आया कि बैंक लूटने चलते हैं, तो फिर आपने क्या सोचा? आया, समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जब आपने जब ऐसा सोचा कि बैंक लूटने चलते हैं, तो फिर आपने उसके बाद में आपने क्या सोचा उसके बाद में? कूलर आगे कर दूं या नहीं, तो उससे पहले मेरा चित्रण ये है कि मैं खूब सारा मेरे पास पैसा होगा तो मुझे बहुत सुख की अनुभूति होगी, तो उसके लिए जुगाड़ लगाना है तो बैंक लूटने चलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ना जैसे मतलब पूछने का मतलब यही था कि ना आपका कभी ये चित्रण बना के बैंक लूटने चलते हैं, मतलब कोई चित्रण में इच्छा होती है, तो ना ये इच्छा बनी कि बैंक लूटने चलते हैं, ना हम में से किसी की भी बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि हमारे विचारों में ही ये कभी नहीं आया कि बैंक लूटने चलते हैं। ठीक है, तो विचारों में क्यों नहीं आया, इसको देख लिया जाए कि वो न्याय धर्म सत्य भी है, प्रिय हित लाभ भी है, इन सबके इंटरप्ले से कुछ ऐसा निष्कर्ष निकला कि तो मतलब मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हमारी इच्छाएं भी जो बनती हैं उनके मूल में भी कुछ विचार रहता है, उन विचारों के माध्यम से ही कुछ चित्रण या कुछ इच्छाएं बनती हैं और कुछ चित्रण और कुछ इच्छाएं नहीं बनती हैं। ये क्या हम अपने में देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? मतलब मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा गवर्न है कि आपका चित्रण कैसा है चीजों को लेकर। ओके। मतलब मुझे उसके विपरीत नजर नहीं आ रहा। ओके, तो बेसिकली इसको ना वो जैसे आवर्तनशीलता कह रहे हैं ना, साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब रहता दोनों तरफ से है, उसकी तरफ से इधर भी चलता है और इधर से भी उसकी तरफ चलता है, दोनों तरफ से रहता है। लेकिन यहाँ पर जो अनुभूतियों में बात कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि उस अनुभूति में वातावरण किसका रहता है, इन्फ्लुएंस किसका रहता है। इंटरप्ले तो दोनों का रहेगा, विचार का भी रहेगा, चित्त का भी रहेगा, लेकिन वातावरण जो है ना, वातावरण मतलब किस कौन जो है वो सीनियर है या कौन श्रेष्ठ है, वो वाली जब चीज सेट हो जाती है तो सहजता के साथ में हम जो है वो सुख शांति संतोष आनंद उसकी तरफ चलते हैं, अदरवाइज उसका अपोजिट रहता है। तो भैया जैसे जब जीवन विद्या से एक जब पता चला या जैसे मौका मिला ना शिविर में जाने का, तो तब जहां पर वो स्ट्राइक करा वो विचारों से स्ट्राइक करना शुरू करा, है ना, और उसका इन्फ्लुएंस आपका चित्त पे पड़ना शुरू हुआ। तो ये प्रत्यावर्तन है जो हम लेफ्ट साइड में बार बार कहते हैं ना, मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त, चित्त से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, ये तो प्रत्यावर्तन। ये इसमें कृत हम क्या कहेंगे, वित्त जो आपका वृत्ति का कृत बोलेंगे इसमें। तो यहाँ पर जब हम कृत की बात कर रहे हैं तो ये जब हम जीने जा रहे हैं उस समय क्या हो रहा है, तो जब जीने जा रहे हैं तब राइट साइड वाला जो एरो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप टू बॉटम, वो वाला मॉडल है जीने वाला। तो जीने जब जाते हैं तब अगर नीचे वाली फैकल्टी प्रभावशाली हो रही है तो वो जो है वो जो है बेसिकली डिसहार्मोनी की तरफ लेकर जाएगा। तो भैया जीने में तो उल्टा होगा, आपका जो पुराने चित्र बना होगा, जो चित्रण बना होगा आपका जो चीजों को लेकर,
आप उसको हाँ। उसको मानेंगे, जो नए जो आपके इनसाइट्स आ रहे हैं आप उसको नहीं मानेंगे ना, आप कहेंगे अभी तो ये कच्चे हैं, जो आप पक्के इतने सालों से बना के रहे हैं आप उसी के हाँ साथ ही चलेंगे। हाँ, तो तो जैसे उसमें तो जैसे हम डोमिनेशन हाँ, तो का जैसे हुआ जैसे ना। हम अनुभव की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे हम समझ रहे हैं, हमारे जो कई कई चीजें हम अपने में बदलती हुई देख रहे हैं ना, हम सब मिलजुल करके अपने अपने में जब हम टटोलते हैं तो ऐसा पता चलता है ना कि हाँ, कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जो पहले प्रायोरिटी में थी, अब प्रायोरिटी में नहीं है, और कुछ चीजें पहले प्रायोरिटी में नहीं थी, अब प्रायोरिटी में आ गई है। ऐसा देख पा रहे हैं अपने में? जैसे कि आज से 2 साल पहले तक हम इस तरह के सेशंस नहीं करते थे, है ना? हाँ जी इसकी भैया, ये जिज्ञासाएं ही नहीं थी, अब ये जिज्ञासाएं आ गई हैं, तो ये हमारे अंदर एक 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 फंडामेंटल चेंज आया है ना? ये चेंज इसलिए आया है कि अब हमको लगता है कि हाँ, इस माध्यम से, ये समझने से हम सुखी होंगे, तो हमने इसको अपने जीने में ले आए। ठीक है, तो ये जीने में आ गया है, इतना वाला पार्ट हमारा हमने इसको समझना है। इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस। 4.5 क्रिया वाला एक जो साइकिल है वो तो सबका पहले से चल ही रहा था, धीरे धीरे करके जैसे हम चलते हैं ये 4.5 से ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू होता है, और इवेंचुअली जागृति की स्थिति में पूरी की पूरी 10 क्रियाएं जो एक्टिवेट रहेंगी। तो हम 4.5 से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में धीरे धीरे जो हमें चेंजेस हो रहे हैं वो हो भी रहे हैं। भैया इसको हम भास आभास प्रतीति अनुभूति के से कनेक्ट नहीं कर सकते क्या? हाँ, शब्द वही है भैया, बात जो है ये जो इन 4 अनुभूतियों में जो हमारे सामने लिखी है बात वही है, वहां पर वो भास आभास प्रतीति अनुभूति वो वाले शब्द लिखे गए, यहाँ पर सुख शांति संतोष आनंद ये शब्द लिखे गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे जो अभी गुरलीन दीदी बोल रही हैं कि हमारी पुरानी कुछ मान्यताएं बनी होती हैं, हम उसके आधार पे करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हमको सही होता हुआ नजर आता है तो उसकी भास, उसका आभास, उसकी प्रतीति और ये तो रहता ही है ना हमको। तो और हमको ये भी उसमें पता चलता है कि जो जो चित्रण में ऑलरेडी हमारी मान्यताएं बनी हुई हैं, जो स्टोर्ड हैं, वो मान्यताएं कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, और धीरे धीरे हम अनुभव की तरफ हल्के हल्के बढ़ते रहते हैं। मान्यताएं चित्रण के लेवल पे बनी है या हम बुद्धि के लेवल पे भी मतलब कुछ जो फैक्ट हैं, सत्य असत्य जो भी हैं, उनको हम स्थापित कर चुके हैं अपने। जैसे अभी जो संजीव भैया ने एग्जांपल दिया बैंक का, तो उसमें यहाँ से भी तो शुरू कर सकते हैं कि पहले से ही हमें लग रहा है कि भाई दूसरे का धन को हथियाना सही है कि गलत है। आई थिंक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे वहां से शुरू हो रही है कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा है उस काम को करने में, और कुछ लोग वहीं रुक जा रहे हैं कि भाई दूसरे मतलब किसी भी तरीके से गलत तरीके से कमाया हुआ धन वो सही कैटेगरी में नहीं है, तो उनके लिए वो सत्य है और दूसरे कैटेगरी में वो सत्य है, और वहां से ये सब चीजें शुरू हो रही हैं। मैं मतलब ऐसे देख पा रहा हूँ उसको। तो बिल्कुल भैया, ये सबका यही इंडिविजुअल देखने का तरीका रहेगा। रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबके भी कुछ ना कुछ चित्रण बन रहे हैं, हम सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, और हम सब में विचार चलते रहते हैं। बस जैसे कल हमने बात की थी ना, उन सबको स्लो मोशन में रिव्यू किया जाए। जी, जब तो संजय भैया मेरा पॉइंट है कि ये बुद्धि तक नहीं हम जा रहे हैं, मतलब जो बुद्धि में जो जहाँ पे जितना भी स्टोर हो रही है संस्कार, चीज। बिल्कुल जो संस्कार वाला पार्ट है वो तो बुद्धि में है ही है, तो कुछ कुछ संस्कार हर व्यक्ति कैरी कर ही रहा है। तो जो मान्यताएं हैं वो चित्रण लेवल पे हैं या बुद्धि के लेवल पे हैं, यहाँ पे मैं डिस्टिंक्शन चाह रहा था। तो जो जानने के आधार पर माना हुआ है वो बुद्धि के आधार पर है, और जो बिना जाने हुए माना हुआ है वो सिर्फ चित्रण तक है। ओके, है ना? मानना 2 तरह से होता है, एक होता है जानकर मानना और एक होता है बिना जाने मानना। जी। तो बिना जाने मानना जो है वो शुद्ध मान्यता है, वो जो चित्रण तक ही है, और जानकर भी मानना ही होता है, और वो वाला जो जानना के बेसिस पे मानना है वो बुद्धि से गवर्न्ड है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं, वी जस्ट फॉलो इट, जैसे कोएग्जिस्टेंस वाली बात है
हमें कहीं से इनपुट मिल रहा है, हमें लग रहा है कि बाबा जी हमसे बेहतर हैं या वो समझ चुके हैं, तो हम मान रहे हैं बेसिकली, ना भी जाने नहीं है इस चीज को। ये जी और जानने की इच्छा रख रहे हैं। कई जगह पे कुछ चीजें हम मान रहे हैं, उसमें जानने के लिए कोई ओपनिंग भी नहीं है। हाँ, मतलब तो यहाँ पर पर एक बिल्कुल, रास्ता है। हाँ, तो यहाँ पर जो है बाबा जी ने हर तरफ ओपनिंग दी। जैसे मैं काफी बारी बैठकर सोचता हूँ, जैसे ईश्वर है, ईश्वर को अगर कोई कहे कि मैं मानता हूं, तो वो जानने के आधार पर मान रहे हैं या बिना जाने मान रहे हैं? आई थिंक बिना जाने मान रहे हैं बहुत सारे लोग तो, है ना। तो क्योंकि जब बातें करते हैं तो ये पता चलता है कि भैया ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, और ईश्वर जो है वो जो गलत काम कर रहा है उसको सजा दे ही देंगे। तो भैया जब सब कुछ ईश्वर नहीं कर लेने, तो हमको ये कोर्ट और पुलिस लगाने की क्या जरूरत है आदमी को? राइट। मतलब हमने, अब आदमी ने भी नहीं क्या डिसाइड किया कि भाई हम भी गलत को पकड़ करके उसको सजा देंगे, और फिर हम कह रहे हैं कि ये काम तो ईश्वर पहले से कर ही रहे थे, और ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो तो अच्छे से कर ही रहे हैं। तो वो मतलब फिर आदमी को ये करने की क्या जरूरत थी? तो वो आपस में एक तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज आ जाती है भाई। वो लाइक इट डजंट लीड एनीवेयर। मतलब तो एकदम से यही लगता है कि भैया वो फिर ईश्वर पे भरोसा नहीं है। लेकिन तो वो जो है वो जानकर मानना है या बिना जाने मानना है, इस चीज को, हर चीज को अपने में रिव्यू किया जाए। मतलब ये देखा जाए, मतलब जिस जिस चीज को भी मैं मानता हूँ उसको रिव्यू कर सकते हैं। और हमारी बहुत सारी मान्यता है जिनको हम जान तो सकते ही नहीं है। है ना। तो मतलब यहाँ पर बाबा जी ने, मेरे को ऐसा लगता है कि सबसे जो मतलब सारी चीजें सबसे बढ़िया है, वो एक चीज ये है कि हर चीज को ना एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमको रास्ता दिखा दिया। मतलब कम से कम काफी सारी मेहनत हमको खुद भी करनी है एज ए स्टूडेंट, लेकिन बाबा जी ने बताया कि हर चीज के बारे में समझा जा सकता है, शोध किया जा सकता है। तो ये जो है काफी काफी कुछ जो है, सब कुछ मतलब पूरा अस्तित्व के बारे में हर एस्पेक्ट को लेकर के बाबा जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं है। मतलब अर्थव्यवस्था से लेके समाज शास्त्र, संविधान, है ना, समाज, परिवार, ईश्वर, सब कुछ जो है वो कवर किया है। मतलब पूरे एग्जिस्टेंस को टोटलिटी में कवर किया है। तो जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो तो हम जान के ही मान रहे हैं। तो वहां तो क्लियर है एक्चुअली, जितना भी साइंस इवॉल्व हुआ है हमारे इर्द गिर्द, वो सब उस कसौटी पे खरा उतर रहा है। लेकिन जो सुपर नेचुरल मेटाफिजिकल वर्ल्ड की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे ना तो हमारे पास टूल्स हैं ना संसाधन है, इसलिए हम वहां जान नहीं पा रहे हैं। तो हम थ्योराइज तो कर रहे हैं। इवन फिजिक्स वर्ल्ड में भी पहले थ्योरी की जाती है, देयर आर लाइक थ्योरिस्ट फिजिसिस्ट एंड देन देयर आर एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। तो थ्योरी भी रखी जाती है जैसे दर्शन बोल रहे हैं, एंड देन somebody actually go into it and then they experiment it and then they find it whether it's wrong or right. So this is how the whole scientific world is revolving actually. बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी मॉडल को लेकर के बाबा जी कह रहे हैं कि हम ये मूल्य वाला पार्ट, ये फीलिंग्स वाला पार्ट, ये समझ वाला पार्ट, इसको भी हम जो है ना वो समझ सकते हैं। बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं इट इज नॉट एज मेटाफिजिकल एज इट इज थॉट टू बी। मतलब इसको भी लॉजिकली समझा जा सकता है। और हम जैसे जैसे समझ रहे हैं भैया, लग भी रहा है कि हाँ गाड़ी आगे बढ़ रही है। इससे मतलब चीजें जो है वो जिन चीजों की पहले क्लैरिटी नहीं थी, वो कहीं कहीं क्लैरिटी बन रही है, और कहीं कहीं ये एश्योरेंस बन रहा है कि लगे रहेंगे तो क्लैरिटी बन भी जाएगी। वो अपने आप में काफी रहता है। शायद कुछ बोल रहे थे राहुल भैया या कुछ बीच में? नहीं भैया ठीक है, वो बात आगे निकल गई, कोई बात नहीं। सॉरी, मैं फ्लो नहीं, में कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, तो एक बार इसको महेश भाई एक बार आप पूरा तो कर दो भैया। ऐसा ना हो कि मतलब ये चार अनुभूतियों को हम एक बार दोबारा से पढ़ के देख लें कि मतलब ये क्लियर हो गया है। जी भैया। वृत्ति एवं चित्त वाली बात भी हो गई। अब अगली वाली पे चलते हैं, चित्त एवं बुद्धि वाले बात के ऊपर चलते हैं। स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर कर दें देव भाई। चित्त एवं बुद्धि के मध्य में चित्त
कृत वातावरण से असंतोष तथा इसके विपरीत बुद्धि एवं चित्त के मध्य बुद्धि सहज वातावरण, खो गया ये, हाँ ठीक, बुद्धि सहज वातावरण से संतोष की उपलब्धि होती है। बुद्धि तो एवं आत्मा, ठीक है, हेलो, हाँ जी हाँ जी, आगे पढ़े भैया? हाँ तो मतलब सिर्फ ये था कि इसमें चित्त एवं बुद्धि में भी वही वाली बात है जो पहले मन और वृत्ति, वृत्ति और चित्त और बुद्धि में अगर चित्त वातावरण बना रहा है तो वो असंतोष की तरफ लेकर जा रहा है, और अगर बुद्धि सहज वातावरण बन रहा है तो वो संतोष की उपलब्धि होती है वहां से। तो बिल्कुल ठीक है। अब अगला लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, बुद्धि एवं आत्मा। बुद्धि एवं आत्मा के मध्य में आत्मा का ही वातावरण होना पाया जाता है, क्योंकि आत्मा मध्यस्थ है। यह वातावरण प्रभावपूर्ण रहता है तथा आत्म अभिमुख बुद्धि सह अस्तित्व में अनुभव सहज आनंद की अनुभूति रहना पाया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ है कि जागृत जीवन में मन और वृत्ति के योग में सुख, वृत्ति और चित्त के योग से शांति, चित्त व बुद्धि के योग से संतोष तथा बुद्धि और आत्मा के योग से आनंद की अनुभूति होती है। यह जागृति। अब समझ आ गया भैया, है ना? तो ये जो है, ये एक तरह से इन चारों पांचों लेयर्स के बीच में जो जो हो रहा है उससे सुख, शांति, संतोष, आनंद को रिलेट किया है। संजीव भैया, ये जो बुद्धि एवं आत्मा के मध्य ये जो अनुभूति है, इस पे थोड़ा सा और थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? हाँ, तो इसमें ना जैसे बाकी की इससे पहले की तीन अनुभूतियां जो थी ना, उसमें ये कहा जा रहा था कि दोनों फैकल्टीज का इन्फ्लुएंस हो सकता है, नीचे वाली फैकल्टी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है और ऊपर वाली फैकल्टी का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे मन और वृत्ति के बीच में मन भी वातावरण बनाने की कोशिश कर सकता है और वृत्ति सहज वातावरण भी हो सकता है। ऐसे करके आगे के तीनों में भी चला था। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बुद्धि और आत्मा के बीच में वातावरण आत्मा का ही होता है ना? इनके इंटरेक्शन में बुद्धि आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती है। मैक्सिमम व्हाट बुद्धि कैन डू इज इग्नोर आत्मा, है ना? जिसको कह रहे हैं कि आत्म विमुख होना, मतलब विमुख होना मतलब आत्मा को फेस ही ना करना, आत्मा को रिकॉग्नाइज ही ना करना। बुद्धि अपने आप को ही टॉप पोजीशन पे मानकर चल रहे हैं, तो आत्मा को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। ऐसा जो है वो भ्रमित अवस्था में हो सकता है। लेकिन अगर इनका आपस में इंटरेक्शन होगा तो वातावरण जो है वो आत्मा का ही रहेगा। अगर बुद्धि को एक बार आत्मा है ऐसा रिकॉग्निशन आ जाए, ऐसा फील आ जाए, उसके बाद में वातावरण जब बनेगा तो वो आत्मा का ही बनेगा। ये वाली बात जो यहाँ पर है। जी भैया, है ना? तो आत्मा का वातावरण जो है वो प्रभावपूर्ण रहता है तथा आत्म अभिमुख बुद्धि, मतलब आत्मा की तरफ फेस की हुई बुद्धि, सह अस्तित्व में अनुभव सहज आनंद की अनुभूति रहना पाया जाता है। तो वहां पर जो है वो आनंद की अनुभूति। जी भैया, तो जो आप बता रहे थे कि 11:30 से जो 12 वाला जो स्टेप है, वहां पर अध्ययन का ही रोल है या वहां पर मेडिटेशन का भी कोई रोल है? ये सब कुछ अध्ययन, बाबा जी ने तो सब कुछ अध्ययन ही बताया है, और उन्होंने बताया कि यही जो है वो ज्यादा पॉसिबल भी है। मतलब काफी सारे लोग जो है, जैसे हम सब आपस में देखें तो हम ये अध्ययन विधि से हम समझ पा रहे हैं, तो समझ पा रहे हैं। भाई अगर बाबा जी कहते हैं कि मैंने 20 साल जो है वो समाधि की और तुम भी समाधि करो, तो शायद हम में से पता नहीं कौन कर पाता, मतलब जा करके वहां पर। जी बात यह है कि बुद्धि तक तो आई थिंक हम कॉन्टेक्चुअलाइज कर पा रहे हैं, लेकिन आत्मा अभी भी हमारे उससे उसको फील नहीं कर पाते, उसको टच नहीं कर पाते। तो उसके लिए केवल अध्ययन ही, केवल क्या सूचना के जरिए ही हमारे अंदर स्थापित होगी चीजें,
या फिर वहां पर कुछ मेडिटेशन का कुछ रोल है यहाँ पर? मेरे को लग रहा है भैया ये हम जैसे जिसको कहते हैं ना कि अपने में मनन चिंतन चलता रहता है ना, अपने में हम शोध करते रहते हैं, अपने में सोचते रहते हैं भैया ये बाबा जी ने कुछ बोल तो दिया ये आत्मा के बारे में, लेकिन मेरे को पूरा अभी तक समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम उसको बार बार पढ़ते हैं और बार बार से अपने अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और अपने आसपास की घटनाओं में उसको जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, और उससे मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके जो है ना वो सेट होगा। जैसे मैंने अभी कहा कि एक लंबे रास्ते पे जाना है तो पूरे रास्ते में कहां कहां पर क्या क्या कुछ आएगा वो पहले से नहीं पता रहता है। वी आर इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द जर्नी सो फार। इतना जैसे जैसे समझ में आएगा हमको, हम आगे बढ़ेंगे तो आत्मा की तरफ ही बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आत्मा की हमारी स्पष्टता बनेगी। अभी प्रोबेबली इट इज टू अर्ली फॉर अस टू बी वेरी क्लियर अबाउट आत्मा। जी भैया, धन्यवाद। ठीक है, तो आपका जो था कि इसको एक बार कर लें तो ये हो गया ना। तो बुद्धि और आत्मा के मध्य में आत्मा का ही वातावरण होता है, बुद्धि अपना वातावरण नहीं बना पाती उसके बीच में। द मैक्सिमम बुद्धि कैन डू इज जस्ट इग्नोर आत्मा, मतलब वो उतने तक ही हो पाता है तरफ में, बस यही था इसका। थैंक यू भैया। ये अगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमें सिर्फ सुख का ही एक अनुभव हो रहा है बिना शांति और बिना संतोष। ओके ओके। इनफैक्ट इस सिमिलर सवाल मेरा भी शुरू से ही था कि आप पता नहीं वो सिर्फ बोलने की भाषा है या यहाँ पर फिट होगा कि शुरू से ही हम लोग बोलते हैं कि हर 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 मानव सुख चाहता है। हाँ। तो वो भी क्या यहाँ पर फिट हो रहा है कि हम लोग वो सुख और ये वाला जो सुख है वो सेम है, तो फिर सुख क्यों जा रहा है, बाकी चीजें क्यों नहीं जा रहा? ओके मुझे ये भी लग रहा है सुख में शांति, सुख में संतोष और सुख में आनंद भी तो समाया हुआ है। नहीं नहीं, ये अदर वे राउंड है एक्चुअल में। सुख से बड़ा शांति वाला एलिमेंट है, शांति से बड़ा संतोष है और संतोष से बड़ा आनंद है। तो ये मतलब गुरु और लघु की जब हम बात करते हैं है ना, तो सुख लघु है, उससे गुरु जो है वो शांति है, उससे गुरु संतोष है, उससे गुरु आनंद है। तो सुख में आनंद नहीं समाया है, आनंद में सुख समाया है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि भैया यहाँ पर ना सोचने में थोड़ा ये मुश्किल हो रहा है कि आप सुखी हैं पर आप शांत नहीं हैं, या अगर आप सुख और शांति है पर आपको संतोष नहीं है। ओके ओके। तो इसको ना देखिए थोड़ा सा, अब हम मध्यस्थ दर्शन की एक दो सूत्र जो है ना उनको बार बार दोबारा से याद करते हुए चलेंगे। एक सूत्र मध्यस्थ दर्शन बाबा जी ने बोला, समाधान ही सुख है ना। ये सूत्र सबने पढ़ा ही है, हमारे मध्यस्थ इसमें मानव व्यवहार दर्शन में भी आया है, समाधान ही सुख है। मतलब मैं चीजों को समझ जाता हूं तो मैं सुखी होता हूं, तो ये अपने आप में एक सुख की स्थिति है, अच्छा लगने की स्थिति है। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं समझ गया। अब देखिए मैं एक परिवार में रहता हूँ है ना, हम सब परिवारों में रहते हैं। अब परिवार में दूसरे लोग भी समझ गए तो एक जीने की जो स्थिति बनेगी वो मेरे अकेले के समझने की स्थिति से बेहतर होगी, बेटर होगी, या उससे खराब होगी। मतलब मैं अकेला समझा ये एक स्थिति है और मेरी फैमिली के सब लोग समझ गए ये दूसरी स्थिति है, तो कौन सी वाली स्थिति बेहतर है? तो भैया यहाँ स्पेशली मध्यस्थ में हम मतलब एक तरीके से अपनी विद रिस्पेक्ट टू अदर्स की ही बात कर रहे हैं ना, मतलब ऐसा। एक सेकंड पहले ना इसको इस तरह से देख लेते हैं। तो मैं समझदार हो गया, ये एक स्थिति है। फिर मेरे परिवार के लोग भी समझदार हो गए, तो हम जिस तरह से मिलकर जी, तो मैं समझदार हुआ, मैं ठीक से जी पाया,
ये मेरे को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगने की एक स्थिति है। फिर हम कुछ लोग समझदार हो गए और कुछ लोग सही से जी पा रहे हैं, ये भी मेरे को अच्छा लगता है, ये अच्छा लगने की दूसरी स्थिति है। फिर एक तीसरी स्थिति है कि पूरे समाज में समझदार हो गए लोग और पूरे समाज में अभयता है। अब मेरे को समाज में हम लोग बाहर निकलते हैं, हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, है ना, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं रहती, ये एक अच्छे लगने की स्थिति है। तो स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था, और फिर चौथी स्थिति आती है जिसको कह रहे हैं प्रकृति में व्यवस्था, कि पूरी धरती पे जो है ना वो सब, कोई ग्लोबल वार्मिंग, कोई पानी का प्रॉब्लम, कोई पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, कोई रिसोर्स डिप्लीशन का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें भी अच्छा लगता है। तो इन चारों अच्छा लगने में अगर हम हायरार्की देखें तो मैं समझदार हुआ था, ये अच्छा लगा। इससे बड़ा अच्छा लगना जो है वो ये है कि परिवार के लोग भी समझदार हो गए, तो उसको शांति कह रहे हैं। फिर उससे भी ज्यादा बड़ा अच्छा लगने वाली चीज जो है वो कह रहे हैं कि पूरे समाज में लोग समझदार हो गए, उसको संतोष कह रहे हैं। और फिर जो है वो मिलजुल कर प्रकृति में प्रमाणित हो गया कि सब समझदारी से जी रहे हैं और सब पर निरंतर ऐसे जी पाएंगे। वो जो एक अच्छे लगने वाली स्थिति है उसको आनंद कह रहे हैं, है ना। तो वो जो व्यवस्था वाली बात है ना, जो न्याय धर्म सत्य में धर्म जो है वो व्यवस्था आ रहा है, वो देखिए वो बोध के लेवल पर आ रहा है, तो वो समाज और प्रकृति के लेवल से रिलेट होता है वहां पर। व्यवस्था जो है वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लेवल पर ही जाकर आएगी। तो ये जीवन क्रिया के रूप में ऐसा लगता है कि ये मेरे अंदर की स्थिति है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको सबके जीवन के साथ में रिलेट करते हैं तो इसका फैलाव हमको दिखता है उस टाइम पे। तो मेरे को व्यवस्था समझ में आ गई, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। फिर एकदम से ये निकल कर आता है यार ये व्यवस्था तो सबको समझ में आने की चीज है। और फिर ऐसा एक हम अनुमान लगा भी सकते हैं कि सब मेहनत करते जाने से हो सकता है कि 100 साल लगे, हो सकता है 1000 साल लगे, हम ऐसी स्टेज पे पहुंचे कि मानव जाति में परंपरा के रूप में ये चीज बन पाएगी। वो वाली जो चीज होगी उसको फिर हम संतोष और आनंद की स्टेज जो है वो हम बोल सकते हैं। तो भैया व्यवस्था में तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वो जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये अच्छा है जो आप बता रहे हैं। पर यहाँ तो हम जब बात कर रहे हैं वित्त चित्त बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो एक दूसरी जर्नी की हम मतलब विद इन वन सेल्फ रिजॉल्व होने की भी बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे? तो दो चीजें हैं, एक है अपने अंदर रिजॉल्व होना, मतलब व्यवस्था है क्या पहले इसकी क्लियरिटी बन जाना, ठीक है। अब क्या वो सिर्फ वो क्लियरिटी बन जाना ही मेरे सुख का आधार होगा, या वो व्यवस्था भी बन जाए वो सुख का आधार होगा? हाँ भैया, पर अगर हम कह रहे हैं कि चित्त जो है वो आपका सहज जो है वृत्ति की बात कर रहे हैं, तो वहां पर तो हम बाहर सीख नहीं कर रहे हैं ना, ये तो हम, और या फिर हम बाहर सीख करते हुए फिर हाँ, ये सारी बात दीदी प्रमाणित करने के ऊपर है ना। अदरवाइज तो बिल्कुल थ्योरेटिकल सी बात हो जाएगी कि मैंने बैठा, जैसे क्लासरूम में बैठ के मजे ले रहे हैं ना, वो मेरे को पता चल गया कि व्यवस्था क्या होती है, चलो बैठ के सुखी होते हैं। तो वो नहीं है, मतलब इवेंचुअली जब तक वो व्यवस्था प्रमाणित नहीं होगी, सिर्फ अपने मन में व्यवस्था क्लियर हो जाना वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। तो इसका मतलब हम अगर शांति की जहाँ बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो वृत्त है वो आपका कहीं ना कहीं ये तो चित्त और वृत्ति की बात हो गई ना, जहाँ हम शांति की बात कर रहे हैं। हाँ। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि वो हमारे वो तभी एक मूवमेंट होगा जब आसपास के सभी लोगों का भी कुछ समझदारी की तरफ, हाँ, वो प्रमाणित होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं समझदार होता हूं तो मैं समाधानित होता हूं, तो मेरे अंदर एक सुख की फीलिंग आती है। ऐसे ही कहूं कि मेरे बच्चे भी समझदार हो गए, वो भी समाधानित हो गए, तो अब समाधानित लोग एक दूसरे के साथ में न्याय पूर्वक जी पाते हैं। तो जो न्याय धर्म सत्य की जब हम बात करते हैं तो ये शांति संतोष आनंद, ये जो है ना, शांति न्याय से रिलेट होता है, संतोष धर्म से रिलेट होता है, और आनंद सत्य से रिलेट होता है। ठीक है, तो न्याय धर्म सत्य, शांति संतोष आनंद, ठीक है। तो
तो परिवार के लोग भी समझदार हो गए, तब हम संबंधों में न्यायपूर्वक जी पाते हैं। इसको शांति कह रहे हैं, अदरवाइज परिवार में अशांति है, ये बाचा बनती है। और तब हमारा जो चित्त है वो सहज तरीके से वृत्ति के साथ होगा। हाँ, तो चित्त और वृत्ति के बीच में चित्त सहज वातावरण जो है वो कह रहे हैं। मतलब अब जो है वो विचार, पहले क्या था, वृत्ति में सिर्फ प्रिय हित लाभ था जब हम 4.5 क्रिया में जी रहे थे। अब चित्त के भी इसको प्ले करने में विचार पूरे हो गए, तो अब यहाँ पर न्याय धर्म सत्य भी आ गया, उसमें से न्याय प्रमाणित होना शुरू हो गया। ये शांति की स्थिति है। फिर और बेहतर जीना शुरू करते हैं, तो समाज के स्तर पर जो है जब उसको देख पाते हैं कि अब समाज में लोग ठीक से जी पा रहे हैं, तो फिर उसको हम एक संतोष के लेवल के संतोष बोलेंगे कि अब जो है समाज में वो व्यवस्था हो गई, अब लोग जो है सब मानवीयतापूर्ण जो है वो लार्जली जी पा रहे हैं, तो समाज में व्यवस्था जो है वो संतोष से रिलेट होती है। ठीक है, तो पहले समाज में व्यवस्था है क्या, ये मेरे अंदर क्लियर होता है, और फिर समाज में एक्चुअल में व्यवस्था बनती है ना। तो सिर्फ मेरे अंदर क्लियर हो जाना ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं। हमने सपोज की दीदी ये मीटिंग करते रहे, 2 साल तक लगे रहे, 10 साल तक लगे रहे, हम सबको पता चल जाए रे समाज में व्यवस्था ये होती है, क्या ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, या एक्चुअल में वो व्यवस्था बन जाए वो अचीवमेंट हो? बिल्कुल भैया, आई थिंक ये मुझे पहली बार कनेक्शन बैठा है, क्योंकि मैं इसको ऐसे कभी भी नहीं देख पा रही थी। कोई बात नहीं, इन्हीं चर्चाओं से ही धीरे धीरे करके ये चीजें क्लियर होंगी। तो होपलेसनेस क्रिएट हो रहा है, फिर तो बहुत मुश्किल है जागृति तक पहुंचना। नहीं, क्योंकि अभी तक हम लोग ना इस पूरी चीज को सिर्फ अपनी शरीर यात्रा के रेफरेंस में देखते हैं। मतलब मैं इसको ना ऐसे मेंटल ब्लॉक जो है ना, मैं ऐसा देख पाता हूँ कि हमको ये लगता है कि यार मेरे पास में तो 20 साल ही है, मेरे पास में तो 40 साल ही है, ये वाला काम तो नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन जहां पर हम अपना संबंध सब मानवों के साथ में देख पाते हैं, जो आज से 100 साल बाद इस धरती पर रहेंगे, जो आज से 1000 साल बाद इस धरती पर रहेंगे, वो उनसे भी मेरा रिलेशनशिप है, मेरा दायित्व उनके प्रति भी है। ठीक है, तो जब मैं उनसे अपना संबंध देख पाता हूँ, उनसे अपना कनेक्शन देख पाता हूँ, तो फिर जो है ये फिर अपनी शरीर यात्रा में ही चीज पूरी हो जाए, इस चीज की वो लगता भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा। ठीक है, जितना हमारी शरीर यात्रा में होगा, ठीक है, बाकी जो है अगली शरीर यात्रा, बाकी जो है वो आगे जो लोग आएगी अगली पीढ़ी वो भी करेंगे इसको। जी भैया, बहुत अच्छा, मतलब पहली बार मैं ये कनेक्शन देखा है। आप सवाल पूछते रहे, कनेक्शन भी बनता रहेगा, और ऐसे बात करते करते में हमारी अपनी भी क्लैरिटी बन जाती है, तो परस्पर जो है उभय तृप्ति जो है वो होती है। फिर बढ़िया भैया, और बताएं भैया। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो। हाँ बोलिए। सब डिस्कशन चल रहा, हाँ जैसे डिस्कशन चल रहा था कि मतलब समाज में सारे लोग होंगे तभी मेरा आगे मतलब गति होगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। मतलब मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, मतलब मेरे लिए फैमिली में 5 लोग हैं, सारे लोग तो अध्ययनरत नहीं है, अगर मैं अध्ययनरत हूँ मेरे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, मेरे जो भी संबंध के लिए या संपर्क के लिए, मतलब दोनों के लिए चेंज होगा। फिर मेरे अंदर वो आगे जागृति के पास फिर मैं आगे बढ़ूंगी, बढ़ेगा। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई शायद ये मेरे में ही चेंज होगा, जैसे मैं पहले मेरे अंदर संबंध, फिर व्यवस्था के बारे में, मतलब जैसे वो न्याय धर्म न्याय करूंगी, उससे मेरा दृष्टि चेंज होगा। मैं न्याय कर पाऊंगी पर दूसरे वाला न्याय नहीं करेगा। सिर्फ मेरे को आपकी आवाज कट रही है? अच्छा ओके, बाकी कट गई आवाज देखिए। शैलेंद्र भाई आप कहाँ से आ गए? आपका तो मैसेज आया था कि भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, मैं वापस आ रहा हूँ टेक ऑफ करने। अच्छा 2 दिन के लिए गए थे?
हाँ मतलब फैमिली को छोड़ने गया था, बाकी लोगों को छोड़ दिया यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रतिभा जी आपकी आवाज बीच में कट गई। कट गए। हाँ, वो करने से लग गया। तो मेरी क्या मतलब था कि मतलब अभी हम मतलब आगे बच्चे बढ़ेगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर तो समाज का सारे लोग होंगे, समाज का फिर हमारा कुछ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे न्याय को ऐसे मैं देख सकती हूँ कि जैसे न्याय कि मैं मानव के साथ व्यवहार करूँ और मेरे समाज का जो मूल्य है मैं वो निर्वाह कर पाऊँ। अगर मैं वो बन जाऊंगी तो मेरे वो मतलब भास होगा, मतलब साथ ममता का मूल्य आवाज होगा, फिर प्रकृति होगा। तो प्रकृति जब हो जाएगा तब वो मेरा होगा, मेरे होगा फिर होगा। प्रतिभा जी आपकी प्रतिभा जी आपकी आवाज कट रही है और क्लियर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है आपका जो बता रहे हैं आप। तो मतलब मेरे को मोटा सा नहीं हाँ कोई नहीं, नेटवर्क में प्रॉब्लम है थोड़ी, लेकिन जो मेरे को मोटा सा सेंस समझ में आ रहा है ना, जो प्रतिभा जी शायद कहना चाह रही हैं कि भैया दूसरा क्या करेगा ये मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन मैं तो ठीक से जीऊंगा, ऐसा कुछ जो है वो प्रतिभा जी का जो है वो कहना मेरे को समझ में आ रहा था कुछ तो मैं उसी को। हाँ जी, मेरे कहना मतलब है कि दूसरे के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं रहूंगी। अगर दूसरा मेरे घर में न्याय नहीं करेगा मेरे साथ तो मेरा फिर तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी। कोई बात नहीं। तो इसको ऐसे देखा जाए कि इसमें ना मतलब जो जैसा बाबा जी ने कहा, दर्शन में लिखा और जैसा जी करके दिखाया, और जो मेरे को लगता है कि मेरे को काफी उसकी स्वीकृति बनी कि हाँ ये वाली बात ठीक है कि मैं सही जी रहा हूं, ये जब एक व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देता है, ऐसी घोषणा करता है, तो मेरे सही जीने का जो है ना एक एविडेंस भी तो कुछ होना चाहिए। तो मेरे आसपास के कुछ लोग, वो मेरे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या संबंधों में हम जैसे मित्र संबंध भी ले आते हैं, गुरु शिष्य संबंध भी ले आते हैं, तो कोई ना कोई लोग जो है मेरे सही जीने से प्रेरित हो रहे हैं और इस तरह से जीना चाहते हैं, ये इसका प्रमाण है। ठीक है, तो बाबा जी के साथ में क्या हुआ कि बाबा जी ने जो भी अपना समाधि संयम किया, उसके बाद में ये पुस्तकें लिखी, इनको सारा पुस्तक के रूप में लाए, और फिर जब बात शेयर करनी शुरू की तो बाबा जी का सही जीना प्रमाणित इस तरह से हुआ कि ये जितने हम अपने साथियों को देखते हैं, साधन भैया, सोम भैया, गणेश बागड़िया जी, राजीव सांगल जी, अशोक गोपाला जी, अजय जैन जी, ये लोग जो है ये ऑलमोस्ट 1990-2000 के आसपास, वाला आज से 25-30 साल पहले से एकदम से बाबा जी के साथ में इन्होंने रह करके, हाँ बाबा जी आप ठीक से जी रहे हैं, ये मानवीयतापूर्ण आचरण है और मैं भी मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ में जीना चाहता हूं। ये जो है ना, ये बाबा जी का न्यायपूर्वक जीना हुआ बेसिकली, है ना, कि मैं समाधानित हूं, मेरा जो न्याय धर्म सत्य जैसे मैं बता रहा हूं ये स्वीकृत हो रहा है और लोग भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। तो जो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इस चीज को पास ऑन कर पाना, यही प्रमाण है। तो ये हम लोगों के साथ में भी यही होगा। अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि मैं समझ गया, अब मेरे आसपास वाले समझ नहीं रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं, ये एक अधूरी सी बात है। इसमें कहीं ना कहीं पर फिर शायद ऐसा ही कंक्लूजन निकलना पड़ेगा कि भैया आपको थोड़ा रिव्यू करके देखा है, क्योंकि मैं सही से आऊं और मेरे आसपास किसी को भी ऐसे जीने से कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो मैं कहीं सही से जी भी रहा हूं कि नहीं जी रहा, इसको बार बार एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो प्रमाणित होना मतलब उसको परंपरा में लाना, परंपरा में लाना मतलब जैसे एक बीज से 1000 बीज बनते हैं, बाबा जी ने बार बार इस चीज का उदाहरण दिया है, जैसे कि एक गेहूं के बीज से 1000 गेहूं के बीज बनते हैं, ऐसी परंपरा है। ऐसे ही एक समझदार आदमी
कई समझदार आदमी बना पाए अपनी शरीर यात्रा में, इसी से ही व्यवस्था बनेगी, इसी से ही समाज में व्यवस्था आएगी। समझदारी का ही मल्टीप्लिकेशन करना है। इवेंचुअली जब वो समाज में समझदार लोग होंगे तो वो समाज में व्यवस्था होगी। उसको हम कहेंगे कि न्याय धर्म सत्य में से धर्म प्रमाणित हो गया। तो वो जो है वो संतोष वाला लेवल है। गुरलीन जी है ना, सुख शांति संतोष आनंद में से संतोष वाला लेवल जो है वो समाज के लेवल। ठीक है, जिनको भी आवाज आ रही हो बता दें कि ठीक हो गई इतनी बात। रजत भाई, जी गुरलीन जी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। तो अच्छा है, गुरलीन जी को भी लगा कि कोई चीज कहीं पे हल्का सा था बीच में कुछ, तो वो कहीं पे रिजॉल्व हुआ है। लेकिन सब अपने में रिव्यू करें। देखिए मैं भी बार बार कहता रहता हूँ, आई एम ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस। मेरी भी कई चीजों में हो सकता है कि मैं भी अपने कुछ चीजों को लगता हो मुझे समझ में आ गया, किसी गलत चीज को भी भ्रमपूर्वक सच मान बैठा हूं। तो हम लोग मिलजुल कर इन चर्चाओं को करते रहेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबके भी बाकी लोगों के साथ भी इंटरेक्शंस जब भी हुआ करें, चर्चाएं किया कीजिए। और जहां जहां से जो क्लैरिटी मिले हम लोग आपस में मैत्री भाव से एक दूसरे से डिस्कस करते हुए एक दूसरे की स्थिति को इम्प्रूव करने में सहायक होंगे। ये हमारा एक दूसरे के साथ में अच्छा जो है वो न्यायपूर्वक जीना होगा। तो आज हम बड़ी मुश्किल से एक पेज पूरा कर पाए, मतलब एक पेज भी नहीं पूरा हुआ, 4-5 अनुभूति हुई। अब इस चैप्टर के सिर्फ 3 पेजेस रह गए हैं। तो इसको मेरे को लग रहा है नेक्स्ट वीकेंड में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर कंप्लीट कर लें। और फिर अगला चैप्टर जो है लास्ट मैंने आपको एक शैली में जगह के ऊपर लाकर अगले चैप्टर का लिंकिंग पॉइंट छोड़ देते हैं। तो अगले चैप्टर की हेडिंग है सुख शांति संतोष आनंद। आज की हमने जितनी अनुभूतियां करी हैं उसमें यही सुख शांति और संतोष आनंद को कवर किया है। तो अगले वीक हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट करके और फिर आगे बढ़ाएंगे जैसे जिस स्पीड से भी बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आज के सेशन को करें रैप अप। जी भैया, धन्यवाद सभी को। चलिए सभी को नमस्कार, थैंक यू। फिर नेक्स्ट सैटरडे जी भैया, थैंक यू, नमस्ते सभी को।